हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना भी आपने स्टडी का टाइम टेबल सेट कर रखा है डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन सी-टेट के पर्यावरण अध्ययन के टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। 50 क्वेश्चनों के बारे में बात की जाएगी। जहाँ ज़रूरत होगी व्याख्या की, चाहे वो पैडागोगी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, उनमें हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे और आगे चलेंगे। तो ये प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट दोनों से संबंधित जो है क्वेश्चंस है। अधिकतर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के ही हैं। तो देखते हैं कि आप इन टॉप 50 प्रश्नों में से कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, यानी कि कितना सही कर पाते हैं। तो चलिए आपकी सफलता की मनोकामना के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न हैं। पहले प्रश्न की बात कर ली जाए तो निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है। तो ये क्वेश्चन पहले भी आप लोगों ने अटेंड करे हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर हल किए होंगे तो जरूर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। बिल्ली, गिलहरी, सांप, बाघ। तो देखिए पहले का जो सही आंसर है वो तो हो जाएगा दूसरा, यानी कि गिलहरी हो जाएगा। बिल्कुल गिलहरी जो है वो आगे का दांत लगातार बढ़ता रहता है, इसकी वजह से वो आगे के दांतों से चीज़ों को कुतरती रहती है, अपने भोजन को कुतरती रहती है। ठीक है, तो ये बात रही। और आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं पहचानिए। जो उनकी विशेषताएं हैं, जो उनके कार्य हैं प्रमुख, उनको पहचानना है। केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। ठीक, तो बात कर ली जाए अंडे देने की, तो हाँ, केवल रानी मक्खी ही क्या कर सकती है, अंडे दे सकती है मधुमक्खियों में। नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है। हाँ, वो कार्य करने के लिए नर की कोई विशेष भूमिका नहीं है, तो ये बात भी सही है। सभी मादा मक्खी अंडे देती हैं, तो नहीं, आपने अभी अभी देखा केवल केवल रानी मक्खी जो है वही अंडे देती है, तो तीसरा तो सही नहीं होगा। कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती हैं और उसे छत्ते तक ले आती हैं, तो ये बात भी सही कि जो और भी सदस्य होती हैं मधुमक्खियों में वो रानी तक भोजन पहुंचाती हैं, लेबर का काम करती हैं, ये बात सही हुई। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीसरे ऑप्शन में सही है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं, वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह एक्ट लिया गया है, यानी कि क्वेश्चन को अगर समझे तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो वनों में रहते हैं व्यक्ति, अगर वो 25 साल से या उससे अधिक वर्षों से उस वन में रह रहे हैं, भूमि पे, जिस भूमि पे रह रहे हैं और जितने एरिया में रह रहे हैं उन पर उनका क्या होता है, अधिकार हो सकता है, उस हो जाएगा और वो उस पर फसल या जो चाहे वो उगा सकते हैं, कर सकते हैं। यह एक्ट कब लाया गया? तो यह एक्ट कौन सा है? वन एक्ट के अधिकार 2007 से, भारतीय वन एक्ट 1927 से, राष्ट्रीय वन नीति 1988 या 1988 से, भारतीय वन संशोधन एक्ट 2019 या 2019 से। तो देखिए 3 के सही आंसर की बात कर ली जाए, जो 2007 से ये अधिकार है ये लिया गया है। पहला जो है सबसे सही आंसर हो जाएगा। झूम खेती है जैव खेती, काट और दग्ध खेती, कीटनाशकों की सीमित उपयोग और रासायनिक खादों का सीमित उपयोग। तो देखिए झूम खेती एक ऐसी खेती है जिसमें काट और दग्ध, यानी काटना, फिर उसको कुछ देर तक रहने देना, कुछ दिनों तक रहने देना, ताकि उसमें जो उसमें फसल है या जो फसल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जैसे गेहूँ कटने के बाद उसकी जड़ें रह जाती हैं, तो खेत में क्या किया जाता है, उसको उसी तरह जुताई कर दी जाती है ताकि सड़ गल के वो एक उपजाऊ मिट्टी बना सके। तो उसको क्या कहेंगे हम? काट और दग्ध खेती। तो इस तरह से झूम खेती होती है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना रहता है। रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार डैश शोध के लिए मिला था, यानी कि किस शोध के कारण 1902 में रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार मिला था? डेंगू मच्छर से फैलता है, मलेरिया मच्छर से फैलता है, चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है या प्लेस पिस्सू से फैलता है? पांचवे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो शोध किया था इन्होंने कि मलेरिया जो है वो मच्छरों से फैलता है, इस शोध के कारण इन्हें
नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? जड़, छाल, पत्ते और बीज। तो ये भी क्वेश्चन लिए गए हैं, सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं और प्रीवियस ईयर से हैं, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, छाल हो जाएगा। आगे देखते हैं, सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है? कसक, विषदंत, कृंतक और सल्क। देखिए, सातवें के सही आंसर की बात की जाए तो विषदंत, उनके जो है काटने और जहरीले दांत जो है सांपों के वो अलग अलग होते हैं। तो जो विषदंत से अगर वो काट लेते हैं लोगों को तो उनका बचना या नामुमकिन हो जाता है, या उन्हें मुश्किल हो जाता है बचाना, और उनमें जहर तेजी से फैलता है। तो विषदंत कहते हैं उस दांत को जिस विषैले दांत से सांप काटते हैं। निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है? दुबोइया, अफाई, जिसे रसल वाइपर कहते हैं, भारतीय सैल अजगर, अजगर या करैत। देखिए, आठवें का जो सही आंसर है वो तीसरा है, यानी कि भारतीय सैल जो अजगर है, भारत में जो रहने वाला अजगर है, वो सांप जो है जहरीला नहीं होता है। ये आपने कई बार इनको देखा होगा, ये घरों में भी रहते हैं। वर्मी कम जो घर यानी कि बहुत पुराने होते हैं, मिट्टी के जो घर होते हैं, उनमें अधिकतर वो अजगर पाए जाते हैं, जो कि बहुत सुस्त होते हैं भारी शरीर होने की वजह से। वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में डैश उपयोग होता है? फीता कृमि, जोंक, केंचुए और अंकुश कृमि। देखिए, वर्मी कंपोस्टिंग की बात की गई है और खाद बनाने की बात की गई है, तो मिट्टी के लिए सबसे उपजाऊ और सबसे बेस्ट जो रहता है वो केंचुआ, जिसे किसान का मित्र कहा जाता है। केंचुआ वो क्या करता है, भूमि को उपजाऊ बनाने में मदद करता है। तो यही ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? भेड़, ऊंट, बकरी, अल्पाका। तो देखिए, जो ऊन है वो भेड़ से भी मिलती है, ऊंट से भी और बकरी से। ज़्यादातर भेड़ और बकरी से मिलती है, ये बात तो सही है, लेकिन पश्मीना ऊन जो अपने आप में एक बेहतर ऊन है और बहुत ही ज़्यादा जाने जाने वाली है, तो वो मिलती है बकरी से। ठीक है, पश्मीना ऊन किससे? बकरी से मिलती है, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से फैलते हैं। जो जीवाश्म या जो, जैसे अगर आप लकड़ियाँ चूल्हे में लगा रहे हैं तो वो चूल्हे में जो लकड़ियाँ हैं वो पूरी तरह से नहीं जली हैं, तो कौन सा जो है गैस ये उसे जीवाश्म से फैलता है? कौन सा गैस? CO2, SO2, NO। तो देखिए, वैसे CO2 इस तरह से रहता है, SO2 इस तरह से रहता है, तो आई होप आप समझ पाएंगे। तो 11 का जो सही आंसर है वो पहला है, CO2। CO2 को क्या कहते हैं, इसका पूरा नाम, रासायनिक नाम बताइए और कमेंट बॉक्स में जरूर नोट डाउन करिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीकी जिसमें संकीर्ण नलियों यानी कि पतली नलियों से पानी सीधा पौधे के आधार पे दिया जाता है, वो क्या? यानी आधार तक, पौधे के आधार तक लेके दिया जाता है, यानी कि उसकी जड़ों में सीधे दिया जाता है, उसको कौन सी सिंचाई कहते हैं? नैनो, माइक्रो सिंचाई, फेमटो या ड्रिप सिंचाई। तो देखिए, 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, उसको हम 12 का पौधों में ड्रिप सिंचाई, ठीक है, ड्रिप सिंचाई हो जाएगा बिल्कुल, जो आधार यानी जड़ों में दिया जा रहा है ना, तो वो हो जाएगा चौथा, ड्रिप सिंचाई। आगे देखते हैं, नैनो सिंचाई और माइक्रो सिंचाई से क्या लाभ होते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको पता है या आप और उसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं। निम्न पौधे में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? कसकुटा, सूरजमुखी का पौधा, कैक्टस का पौधा, घटपर्ली पौधा। तो नहीं, घटपर्ली पौधा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। घटपर्ली पौधे वो पौधे होते हैं जो जिनके जो फ्लावर होते हैं वो मुख की तरह होते हैं, वो इस तरह से खुले हुए होते हैं, जब इस पे कोई कीट पतंग आके बैठता है तो उसको इस तरह से पूरी तरह से इस तरफ से बंद कर लेते हैं और उनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिस जगह पे वो उपजते हैं वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए वो उन कीटों को खाते हैं, घटपर्ली पौधे। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना क्या कहलाता है? यानी कि वर्षा का पानी हुआ, उसे इकट्ठा करके हम लोगों ने रख लिया ताकि फ्यूचर में हम उसका उपयोग कर सके पीने में और अपने दैनिक कार्यों में, तो उसे क्या कहेंगे? वर्षा के पानी को इकट्ठा करना, वर्षा के पानी को पंप करना, वर्षा का उत्खनन या वर्षा के पानी का संचयन। तो वर्षा के पानी का संचयन यानी कि इकट्ठा करना। ठीक है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं? मलेरिया, निमोनिया, डेंगू और चिकनगुनिया। 15 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो मलेरिया बिल्कुल ठीक है, निमोनिया नहीं, डेंगू और चिकनगुनिया, यानी कि
पहला, तीसरा और चौथा। तो तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला, तीसरा और चौथा मच्छरों से मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया फैलते हैं। आगे देखिए, विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती हैं। निम्न में से कौन सा इसी बात को प्रस्तावित करता है, यानी कि कौन सा जो है इनमें से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन को सही साबित कर रहा है। शिक्षक निर्देश देता है तथा विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वह उनका पालन करे, अनुशासित रहे। शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है, श्यामपट्ट पर प्रश्न एवं उत्तर लिखता है और विद्यार्थियों को लिखने की कहता है। शिक्षक एक ऐसे सीखने की स्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि वह अवलोकन करे, खोज करे, प्रश्न करे, प्रयोग करे तथा विभिन्न प्रत्ययों की समझ विकसित करे। यानी कि बच्चा क्या कर सके, अपने से निरीक्षण कर सके कि क्या सही है, क्या गलत है और किस प्रकार से किया जा सकता है। खोज करे कि क्या सही है और सही है तो क्यों सही है, या गलत है तो क्यों गलत है। ठीक है। प्रश्न करे, जब बच्चे को कंफर्मेशन नहीं होगी, जब उसके पास क्रिएटिविटी होगी, बच्चे के मन में भाव होंगे, सवाल होंगे, तो प्रश्न करेगा। प्रयोग करेगा, यानी करके सीखेगा बच्चा। तो सबसे बेहतर यही जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा। आगे पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इससे बेहतर क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। 15 हो गया। 16 क्वेश्चन के बाद आ गया है आपका 17 क्वेश्चन। कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वह खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को कहते हैं। निम्न में से कौन सा उसके प्रयास को सबसे ज़्यादा स्पष्ट करेगा। ऑप्शंस में चूज करना है। यानी कि अध्याय का नाम क्या है कि दीवार के उस पार। शिक्षक जो है आरिफ नाम के एक शिक्षक है, वो उनसे जानना चाहते हैं कि वो खेल जो बच्चे खेलते हैं उनके बारे में बताएं कि क्या है उनकी जो है वेरिएशंस क्या है, क्या क्या नियम है, क्या क्या किस प्रकार से खेलते हैं उन बारे में। तो सबसे ज़्यादा क्या उनके वो किस चीज़ पर प्रयासरत हैं कि क्या चीज़ सिखाना चाहते हैं बच्चों को। खेल से संबंधित नियम की समझ का विकास, खेलों से संबंधित मूल्यों का विकास, कुछ मुद्दों की समझ का विकास, जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना, व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने की क्षमता का विकास। देखिए, इस ऑप्शन में चारों ऑप्शन बेहतर हैं, बढ़िया है, लेकिन जो सबसे बेहतर ऑप्शन है वो तीसरा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो टीचर हैं वो ये जानना चाहते हैं कि जो बच्चे खेल खेलते हैं क्या उनमें दोनों जेंडर यानी कि लड़के और लड़कियां शामिल हैं कि नहीं। अगर शामिल हैं तो उनमें क्या क्या समानता है, क्या सभी में एक जैसी टीम भावना का विकास है। यानी कि वो एक तरह से सामाजिक जो है सांस्कृतिक परिवेश को समझाना चाह रहे हैं बच्चों को। तो ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन के लिए सबसे बढ़िया है। व्याख्यान विधि, जो कि आप जानते हैं कि अपर क्लासेस में होती है, 1 to 5 में नहीं होती। चाक और टाक विधि, जांच आधारित शिक्षण या जग एवं मग पद्धति। 18 के सही आंसर की बात कर ली जाए, जांच आधारित शिक्षण हो जाएगा 18 का सही आंसर। यानी कि पहले बच्चों को निरीक्षण किया जाए कि बच्चों ने कितना सीखा है, उसके बाद आगे उनके चीज़ों को यानी कि जो उन्होंने सीखा है उससे जोड़कर चीज़ों को सिखाया जाए, नई चीज़ों को सिखाया जाए। आगे देखते हैं, ईवीएस के क्षेत्र में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है। हाँ, ये बात सही है कि ईवीएस या पर्यावरण अध्ययन में ज़्यादा जो मान्यता दी जाती है कि अगर बच्चे को प्रत्यक्ष रूप से पढ़ाया जाए, यानी कि क्षेत्र भ्रमण भ्रमण विधि से चीज़ों को सिखाया जाए, तो बच्चे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करेंगे, चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, प्रश्न करेंगे। तो ये बात सही है। तो कौन सा भ्रमण बढ़िया है। ऑप्शंस देखते हैं कि पूर्व योजना यानी कि पहले योजना बनाएंगे, फिर प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप करेंगे, उसके बाद स्कूल के किसी नज़दीक स्थान पर जाना चाहिए, किसी दूर दराज व परिचित स्थान पर जाना चाहिए। अगर चीज़ें परिचित हैं बच्चे पहले से उनके बारे में जानते हैं तो वहाँ लेके जाने का कोई फ़ायदा नहीं। नज़दीक लेके जाएंगे, किसी नज़दीक स्थान पर जाना, अपनी पसंद की जगह पर जाना। देखिए, सबसे सही ऑप्शन क्या है, पहला। पहले पूर्व योजना बनाएंगे, हम सबसे पहले योजना बनाएंगे कहाँ कितने बच्चों को लेके जाना है, प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप कि क्या क्या करना है, वहाँ किन किन चीज़ों की ज़रूरत लगेगी, वो सारी चीज़ें। और ज़्यादा दूर नहीं, स्कूल के कुछ
नज़दीक ही जो चीज़ें बच्चों के लायक समझाने लायक हों वो भ्रमण विधि पे ले जाएँ। बिल्कुल पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक ईवीएस की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए। इस संदर्भ में निम्न में से कौन-सा कथन सही होगा? शिक्षक कक्षा में खुश रहता है और विद्यार्थी उसके निर्देशों का खुशी-खुशी पालन करते हैं। सख्त अनुशासन का संचालन करना जिससे वह लिखित कार्यों पर केंद्रित रहे। अवलोकन, खोज, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तीसरा, और कुछ इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आगे क्वेश्चन ऑप्शंस। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार यानी कि एक कोई अगर चीज़ है, कोई बात है या कोई भी वस्तु है, तो अगर कोई एक तथ्य है तो उसको उसके नेगेटिव पहलू भी होते हैं, पॉजिटिव पहलू भी होती हैं, तो वहाँ पे क्या करेगा बच्चा? विश्लेषणात्मक विचार करेगा। विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है, यानी कि वंश वृक्ष जिसमें आपके पूरे परिवार को दर्शाया जाता है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और यहाँ पे ऐसे वृक्ष लगे होते हैं। आपने प्राइमरी के अगर बुक्स देखे होंगे तो आप जानते होंगे। यह संयुक्त परिवार है, उनके संबंधों के बारे में है। यह केवल निकट परिवार नहीं, यह केवल दादा दादी नाना नानी के बारे में तथा परिवार के उन सदस्यों से उनके आपसी संबंधों के बारे में है। यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में है। तो देखिए आप 21 का समझ पा रहे होंगे कि क्या ये अनेक पीढ़ियों का, यहाँ केवल दादा दादी नाना नानी नहीं, सभी जो पीढ़ियां हैं, जितने बच्चे अवगत हो सकते हैं उन पर फोटो चिपकाना या नाम लिखना, इस तरह से वंश वृक्ष का उपयोगी स्थान हो जाता है, उपकरण हो जाता है। ईवीएस में आकलन का संकेतक क्या है? कि हम अगर जानना चाहते हैं बच्चा पर्यावरण अध्ययन में किस प्रकार का है, किस प्रकार से रुचि ले रहा है, तो कौन सा आकलन आकलन करेंगे? चर्चा करना, स्मरण करना, कथन देना या सूची बनाना? तो देखिए 22 का सबसे सही आंसर हो जाएगा चर्चा करना। हम किसी भी टॉपिक पर बच्चों से चर्चा करवाएंगे तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि बच्चे ने कितना सीखा है। तो ये जो है संकेतक आकलन हो जाएगा। 23 है कि कक्षा 3 के विषय मानचित्र के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा? उनसे अपने घर का रेखा चित्र बनाने को कहना, उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना, उनसे अपनी कक्षा का चित्र बनाने को कहना, उनके आस-पास पड़ोस का रेखा चित्र बनाने को कहना। तो देखिए जो डेली वो करते हैं वो घर से स्कूल आना और स्कूल से घर जाना। तो सबसे बेहतर जो ऑप्शन हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना, बनाने को कहना। एक शिक्षक को कक्षा 1 के विद्यार्थियों को पशुओं का उपथीम पढ़ाना है। निम्न में से कौन से युक्ति इस विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? विद्यार्थियों से कहे कि वह जानवरों की सूची बनाए, विद्यार्थियों से इनको जानवरों के नाम बताने को कहें, या विद्यार्थियों को चिड़ियाघर में भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना। तो आप समझ गए होंगे कि जो बातें भ्रमण विधि अगर इम्पॉर्टेंट है तो ये सबसे सही आंसर हो जाएगा तीसरा। आगे देखते हैं डॉक्टर ब्यूमोट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका समझाने में सहायता करते हैं। नीचे लिखी वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये सारे क्रम दिए हैं, किस प्रकार से क्रम को व्यवस्थित करना है वो देख लेते हैं पहले। तो देखिए पहले पढ़ लेते हैं परिणामों को अंकित करना। तो पहले परिणाम निकालेंगे, तब अंकित करेंगे, तब निष्कर्ष निकालेंगे, यानी कि ये तो होगा नहीं। ये तो अभी देख लेते हैं। परिकल्पना प्रस्तावित करना, कुछ ऑब्जेक्ट रहेगा, किस चीज़ पर सोचना है तब ना परिकल्पना आप प्रस्तावित करेंगे। प्रश्न पूछना, अनुमान का परीक्षण करना, अनुमान लगाना और परीक्षण करना। देखिए अगर बात कर ली जाए 25 के आंसर की, तो पहले इसको हम लाइन वाइज रखते हैं, किस प्रकार से ब्यूमोट साहब ने इसको रखा है, या आप नॉर्मल भी सोचेंगे कि अगर आप किसी चीज़ पर चर्चा करने जा रहे हैं तो किस प्रकार से चर्चा करेंगे। पहले प्रेक्षण करना, अगर कोई आपको दे दिया गया मान लीजिए निबंध लिखने के लिए कि दैनिक समय में कंप्यूटर का उपयोग क्या है, इस पर निबंध लिखिए, तो आप क्या करेंगे? पहले तो प्रेक्षण करेंगे, पहले देखेंगे कि कहाँ कहाँ से ये चीज़ें सुविधाएं मिल रही हैं, वो देखेंगे आप। उसके बाद क्या करेंगे? प्रश्न पूछना, अपने आप से या अपने से बड़ों से किसी से भी प्रश्न पूछेंगे कि क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं इससे। ठीक, उसके बाद आप क्या करेंगे? ये पहला हो जाएगा, ठीक है। ये आपका दूसरा हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाएगा परिकल्पना प्रस्तावित करना। आप अब तक जो समझ पाए हैं उस सब्जेक्ट से, जो भी आप खोजने के लिए चिंतन के समस्या समाधान के लिए दिया गया है, उस पर परिकल्पना प्रस्तावित करेंगे कि आप संभावना एक व्यक्त करेंगे, संभावना कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे? अनुमान लगाएंगे कि हो सकता है ये चीज़ें इससे हो सकती हैं आगे, ये फ़ायदा हो सकता है, लाभ हो सकता है, या नुकसान हो सकता है, हानि हो सकती है, ये सारी चीज़ें। तो ये आप रख लेंगे।
चौथे स्थान पे ये आ जाएगा। इसके बाद आपका आ जाएगा अनुमान का परीक्षण करना। आप क्या करेंगे, जो अनुमान आपने लगाया है उसका परीक्षण करेंगे कि कितने हद तक ये चीज़ें सही हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 5वें स्थान पे। उसके बाद परिणामों को अंकित करेंगे, जो परिणाम आप निकालेंगे उसका जो है निष्कर्ष निकाल लेंगे। परिणामों को अंकित करके बारी बारी से रख के उसका निष्कर्ष निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा छठा। तो इस प्रकार से 6 3 2 5 4 1, हाँ, 6 3, ठीक है, 6 3 2 5 4 1 हो जाएगा। ये एक है ना, हाँ। तो ये वाला यानी कि चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है। अच्छा, पक्षियों की प्रजाति संबंधित पुस्तकें व लेख पढ़ने के लिए देना, प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चलचित्र दिखाना, पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना। कि जैव विविधता के बारे में बता रहे हैं तो आप क्या करें, प्रत्यक्ष बच्चों को अनुभव कराएं, भ्रमण करवाएं, क्षेत्र भ्रमण करवाएं। बिल्कुल तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, क्षेत्र भ्रमण पे ही तीन ऑप्शन आपके सही हो गए। आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है। उसे लगता है कि उसके कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करें। उसके शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। उसे अतिरिक्त समय देना, उसे अधिक स्नेह देना, नहीं, अतिरिक्त समय भी नहीं देना है। उसे कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व यानी कि मॉनिटर बना देना, नहीं। उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षक सामग्री का प्रयोग करना ताकि बच्चा और क्रिएटिव हो सके। बस इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है। तो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा, ये सब सारे संबंधित जो मुद्दे हैं वो पर्यावरण अध्ययन में आते हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिना सोचे समझे ये इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधा मानी जाती है। कौन सा कारण नाटक चुनने के लिए सबसे उपयुक्त है। देखिए, जो बच्चे धीमी गति से सीखते हैं उन्हें करके सीखना या नाटक के द्वारा सिखाना एक अच्छा तरीका माना जाता है। तो ऑप्शन आपको चूज करने हैं कौन से। पारंपरिक नाटक की विधा बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल है। तो देखिए, ये बात तो सही है कि नाटक ऐसी चीज़ है जो बच्चा करके सीखेगा तो उसे अनुभव होगा और वो चीज़ों को अच्छे से समझ पाएगा। ठीक है, पारंपरिक क्रिया के नाटक उसकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं। तो जो चीज़ें करके बच्चा सीखता है, प्रत्यक्ष रूप से देखता है, वो बच्चा अधिक लंबे समय तक याद रखेगा। तो जब अधिक लंबे समय तक याद रखेगा तो उसकी जो स्मृति होगी वो उसका जो अधिगम होगा वो अस्थायी अधिगम हो जाएगा। गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा पढ़ने में ठीक है उसको सिंगिंग करना, डांसिंग करना और नाटक करना भी अच्छा लगता होगा। तो ये सही नहीं है। पहला दूसरा सही हो जाएगा, जिसका जो है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। इसमें पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों को याद करने में नहीं, मुद्दों और सरोकारों की व्याख्या करने में, सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में। देखिए, सबसे सही आंसर तीसरा हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन कि जितनी भी पर्यावरण अध्ययन में चीज़ें बताई जाएंगी बच्चा उसे अपने खुद से ज्ञान की रचना करेगा यानी क्रिएटिविटी करेगा बच्चा। आगे देखते हैं 31 क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे थोड़े से, यहाँ पे 31 तो है लेकिन यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चंस जो है वो पूरे नहीं हो पाए हैं, यानी कि ऑप्शन क्वेश्चन की जो नंबरिंग है वो थोड़ी सी इधर उधर हो गई है। तो आई होप आप उसको इग्नोर करेंगे। देखते हैं, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारी द्वारा मारे जाते हैं। सींगों के लिए, त्वचा के लिए, दांतों के लिए, खुशबू के लिए। तो त्वचा के लिए मगरमच्छ मारे जाते हैं। बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। यह मुख्य रूप से पाया जाता है असम, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर है दूसरे का वो हो जाएगा पहला, असम में बोरा चिप्स चावल की एक समान किस्म है जो कि असम में है। ठीक है, आगे देखते हैं, सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित घोल से त्वचा के रूखेपन को बचने के लिए उपयोग करती थी। गुलाब जल और आसुत जल, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस, नींबू का रस और दूध, गुलाब जल और सिरका। तो देखिए, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस सर्दियों में रूखेपन से बचने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। बहुत ही पुरानी चीजें हैं जो कि दादी और मम्मियों के द्वारा बताई जाती हैं। एक छोटे पेड़ या झाड़ी की शाखा पे लटक कर घोंसला घोंसला जो बनाती हैं वो पक्षी, उस कौन सी पक्षी है, सूर्य पक्षी, कौवा, बारबेट या भारतीय रॉबिन। चौथे के सही आंसर यानी कि 34 कहिए या चौथा कहिए, तो इसका सही आंसर जो है पहला हो जाएगा। इसको सूर्य पक्षी कहते हैं। कौवा जो है वो पेड़ की सबसे ऊंची सबसे ऊपरी डाली पे अपना घोंसला बनाता है और कोयल के अंडों को
सेता है, आप समझ रहे होंगे। ट्रेन टिकट पीएनआर दर्शाता है। यात्री संख्या रिकॉर्ड, यात्री का नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नंबर रिकॉर्ड। पांचवे के सही आंसर की बात, यानी कि 35 है, पांचवे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यात्री का नाम रिकॉर्ड। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? वलियम्मा, अमुम्मा, थम्मा या दीद। छठे के यानी कि 36 या छठे के सही आंसर को वलियम्मा कहा जाता है, आप ये सही कर लेंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है? वलसाड़, कोझिकोड, उडुपी, मालाखेड़ा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा दूसरा, कोझिकोड। ठीक है, कोझिकोड स्थान जो है वो केरल में है। गांव का एक नाम वहां से उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधों और पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव है उत्तरांचल में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में। तो देखिए, राजस्थान में खेजड़ी वन पाए जाते हैं जिनकी जड़ें लंबी होती हैं, और राजस्थान में आप जानते हैं कि रेतीली मृदा होने की वजह से यहाँ पे पानी जो है कम मिलता है, तो खेजड़ी वृक्ष वहाँ पाए जाते हैं जो कि काम आते हैं पानी पीने की। हाथियों के झुंड का मुखिया होता है सबसे छोटी मादा हाथी, सबसे उम्र दराज मादा हाथी, सबसे बड़ा नर हाथी, सबसे छोटा नर हाथी। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सबसे उम्र दराज जो कि सबसे उम्र में बड़ी होगी मादा हाथी, वो झुंड का जो है मुखिया रहती है। मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है बेक करके, गलाने से, भुनने से, जलाने से। तो आप जानते हैं सही आंसर हो जाएगा बेक करके, यानी कि पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए काम आता है, सौंफ, लौंग, मेथी, अफीम के बीज, तो लौंग। आपने देखा होगा कि घरेलू दैनिक जीवन में भी हम इसका यूज़ करते हैं। गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम क्या है? आटे को गूंथ कर, आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर, लोइयों को बेलकर और आग पर पकाकर। ये तो सही है। अभी देखते हैं, आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर, आटे को गूंथ कर लोई बना लीजिए, लोइयों को बेलकर और आग पर पकाकर। ठीक है, पहले छोटी छोटी लोइयां नहीं बनाएंगे, पहले तो गूंथेंगे ना, गलत है। आटे को छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे, ये भी गलत है, पहले गूंथेंगे। आटे को गूंथ कर लोई बना लीजिए, लोई बेल कर तैयार कर लीजिए, आटे की छोटी छोटी लोइयां फिर से बना लीजिए, गलत है, पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 33, नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं डैश प्रदर्शित करती हैं, भावनाओं को प्रदर्शित करती हैं, यह आप देखें हैं, और ये क्वेश्चन पहले भी करवाए जा चुके हैं। जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वे सिखाते हैं, वे सीखते हैं सांकेतिक भाषा के माध्यम से, मातृभाषा के माध्यम से, स्थानीय भाषा के माध्यम से, ब्रेल के माध्यम से। तो सही आंसर इसका हो जाएगा कि सांकेतिक भाषा के माध्यम से वो सीखते हैं। ठीक है, पहला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? नदी, पहाड़, झील, तालाब, झरना। नदी, पर्वत, तो पर्वत यहाँ पे पहाड़ दिया है, यहाँ पे पर्वत है, तो यही दूसरा जो है वो भिन्न है, वही सही हो जाएगा। ठीक है, यही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है? यानी कि कक्षा में बच्चे को वरीयता दी जाए, बच्चे के हिसाब से क्लासेस को चलाई जाए, पुस्तक पाठ्यक्रमों का निर्माण किया जाए। स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। हाँ, बच्चे जो पहले से सीख के आए हैं और क्लास में जो सीख रहे हैं उनमें एक जुड़ाव हो, बच्चे को एग्जाम्पल दिया जाए तो उसके आसपास पड़ोस से दिया जाता है कि बच्चा समझ पाए, रटने को हतोत्साहित करके। हाँ, यानी कि इसको देखिए, रटने को हतोत्साहित करके यहाँ कहा जा रहा है कि जो रटना है वो सही नहीं है, तो ये भी सही है। प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है रटने को, रटने को नहीं कहा जा रहा है, नकारा जा रहा है। तो पहला दूसरा सही हो जाएगा। सिखाने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान करना, यानी कि किताबी ज्ञान से बाहर निकल के हमें जो बच्चे समाज में, जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ से लेकर चीज़ों को समझाया जाए, बिल्कुल सही है। स्कूल, घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाओं में नहीं बच्चों को रखना है, यही बात कि स्कूल का यूनिफॉर्म अलग है, स्कूल की भाषा अलग है, घर की भाषा अलग है, घर की भाषा अलग है, स्कूल की भाषा अलग है। अब घर की भाषा स्कूल नहीं बोल सकते, क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए, सीमाएं नहीं होनी चाहिए। पहला दूसरा तीसरा सही हो जाएगा, जो कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य को हो सकते हैं? विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहन करना, ये बात सही है एक तरीके से, कि बच्चे को क्या करें,
ये बताएं कि जो भी आप में प्रॉब्लम है आप खुद उनको सॉल्व करना सीखें। हाँ, ये सही है, प्रोत्साहित करना चाहिए। नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना, बच्चों को पूरी छूट मिलनी चाहिए एक नए ज्ञान का निर्माण, एक नए ज्ञान की रचना करने के लिए। सही बात है ये भी। विद्यार्थियों को सिखाने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं। यानी कि आप ये जो है कि इस प्रकार से एज अ टीचर आप ये बच्चों को जब पढ़ा रहे हैं तो आप ये सोचिए कि आप उनके साथ खुद सीख रहे हैं। उन्हें ये फील ना हो कि आप जो है एक टीचर हैं, आप इंस्ट्रिक्ट हैं बहुत और आपसे डर के बच्चों को करना है, ये चीज़ नहीं होना। निर्धारित पाठ्य पुस्तक को सीखने के लिए संसाधनों का एकमात्र आधार मानना नहीं, ये नहीं होगा और सारा सही है। पहला दूसरा तीसरा सही हो जाएगा, यानी कि पहला सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। तो ये बात तो सही है, सबसे सही यही हो गया 18 का। और यह विषय कक्षा 1 और 2 में है और इससे संबंधित मुद्दों और चिंताओं को भाषा और गति के माध्यम से दिया जाना चाहिए। नहीं, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा औपचारिक है। क्यों बच्चे अनौपचारिक तरीके से नहीं सीख सकते? सीख सकते हैं। एकल विषय दृष्टिकोण नहीं, पहला ही सबसे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पर्यावरण अध्ययन को क्या कहा गया है? पर्यावरण अध्ययन को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा कहा गया है, तो ये सही हो जाएगा सबसे। ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा एक काम किया जाना चाहिए? स्वतंत्र वाद विवाद, चित्र पठन, कथन और विवरण। तो देखिए 19 का सही आंसर जो हो जाएगा कि बच्चों में क्या करना चाहिए? एकदम विवरण दें, यानी कि जो भी सिखाया जा रहा है पहले उसका विस्तृत जानकारी दें। ये हो जाएगा चौथा आंसर। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती है। परिभाषाएं और जानकारी, रटकर सीखना, अवधारणाओं का विवरण है, विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर है। तो देखिए बिल्कुल वास्तविक चुनौती ये है कि जो बच्चे सीखे हैं उनको दूसरों के सामने व्यक्त कर सके, उन्हें निजी जीवन में उनका उपयोग कर सके। तो ये थे 50 प्रश्न। आई होप आपको पसंद आए होंगे और थोड़ी सी नंबरिंग के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि इन टॉप 50 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।